नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीजेपी के लिए खेल इतना आसान नहीं है जितना आपको टीवी अखबार बता रहा है 400 पार। अगर इतना आसान होता तो बीजेपी कभी राज ठाकरे को अपने गठबंधन में नहीं लेती। महाराष्ट्र में वो राज ठाकरे जिन्होंने पूर्वांचलियों को बहुत परेशान किया जब कांग्रेस की सरकार थी। ये अलग बात है कि कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं करती थी, तो कांग्रेस ही उतनी दोषी है। इधर पिछले जब से बीजेपी की सरकार है राज ठाकरे शांत हैं, लेकिन यूपी, बिहार, झारखंड 80 सीटें हैं, 40 सीटें हैं, 14 सीटें हैं। किस तरह से पूरा देश जानता है कि राज ठाकरे की एमएनएस ने किस तरह से पूर्वांचल के गरीब लोगों को, अमीर लोगों को नहीं, अमिताभ बच्चन को नहीं जो पूर्वांचल के हैं, किस तरह से ठेले वाले, खोमचे वाले, ऑटो वाले, रिक्शे वाले को गालियां दी, मारा, टेलीविजन चैनलों पर हमला हुआ, ये सब कोई भूला नहीं है। और सोचिए, गलती से अगर यही राज ठाकरे का गठबंधन सपा से, बीएसपी से या आरजेडी से हो जाता, जेएमएम से हो जाता, तो बीजेपी इसको मुद्दा बनाती। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी विपक्ष के रूप में इस देश को जरूर चाहिए, चाहे वो संदेश खाली का मामला हो। सोचिए किस तरह से बीजेपी ने अपने सर आंखों पर पूरे मामले को उठाया और आरोपी की गिरफ्तारी हुई। अभी कर्नाटक में किस तरह से कांग्रेस के कैंडिडेट्स और सांसद सूर्या को अरेस्ट किया गया, हिरासत में लिया गया है। वो लगातार वहां हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। तो सोचिए किस तरह से एक गाना, हनुमान चालीसा बजाने पर एक दुकानदार पर हमला हुआ, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं हमला करने वाले में, वो जेल भी चले गए। बीजेपी उसको मुद्दा बना रही है। तो सोचिए बीजेपी किस तरह से राजनीति करती है, जमकर राजनीति करती है अपने मुद्दे पर। हिंदू मुस्लिम उसका टैग लाइन है, एजेंडा है। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि डीएमके और कांग्रेस भगवान हिंदू धर्म का अपमान कर रही है, जबकि चुनाव आयोग कह रहा है कि धर्म के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं। तो बीजेपी जमकर राजनीति कर रही है और इस्तेमाल भी कर रही है। सोचिए पशुपति कुमार पारस, किस तरह से उन्होंने अपने भतीजे की पार्टी तोड़ी, अपने भाई की पार्टी तोड़ी। 5-6 सांसद था, 5 सांसद लेकर चले गए। एनडीए ने उनको मंत्री बनाए रखा, और जब पता चला कि इनसे कोई फायदा नहीं है तो दूध में पड़ी मक्खी की तरफ बाहर निकाल दिया। अगर यही काम आरजेडी, जेडीयू, सपा, बसपा ने किया होता तो इन पार्टियों पर बीजेपी दलित अपमान का आरोप लगा देती बीजेपी। लेकिन तमाम विपक्षी दल के जो नेता हैं, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, लोग पता नहीं किस बात की राजनीति करते हैं। न ये राज ठाकरे पर राजनीति करेंगे। अरे मैं मान लिया कि टीवी अखबार नहीं दिखाता है, सोशल मीडिया तो है, वहां तो बोलो। तो सोचिए राज ठाकरे पर इनको नहीं बोलना है, जिससे पूरा पूर्वांचल प्रभावित होता है। इनको पशुपति कुमार पारस दलित समाज से आते हैं, बड़े नेता है, रामविलास जी के बड़े सिपहलसार रहे। जैसे मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव है, उसी तरह से रामविलास पासवान और पशुपति पारस थे। लेकिन विपक्ष बोल नहीं रहा, उनको जानकारी ही नहीं है। अच्छा, कल्पना कीजिए कि यही बीजेपी होती तो इन दोनों मुद्दों पर बोलती। अच्छा, कल्पना कीजिए कि जितना इलेक्टोरल चंदा कांग्रेस को मिला है, बीजेपी को मिला है, कांग्रेस ममता बनर्जी को मिला है, बहुजन नेताओं को, उस पर भी नहीं बोलते हैं। मैंने आज एक वीडियो भी डाला है, अगर विपक्ष को जीतना है तो उनको किस तरह से मुद्दा बनाना चाहिए। सोचिए कुमार विश्वास को टिकट देने जा रही है बीजेपी, जिस तरह के अनुमान है, खबर चल रही है। और वो शर्मा जी याद है, जिन्होंने एक टेलीविजन चैनल पर, जिसके खिलाफ पूरा देश भर में नुपुर शर्मा, उसको भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी बना सकती है। तो किस तरह से तमाम पोस्टर जो चेहरे हैं, जो विवादित चेहरे हैं, उसको बीजेपी चुनाव में इस्तेमाल करती है। और किस तरह से ओबीसी के जो विवादित चेहरे हैं, सोचिए उनको किस तरह से साइड कर दिया गया। चाहे उमा भारती हो, चाहे साध्वी प्रज्ञा भी ओबीसी कम्युनिटी से आती है, वो साइड है। यूपी में विनय कटियार कहां चले गए पता नहीं। तो ये राजनीति में समझा रहा हूं। और सोचिए कि अगर किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी दलों को इतना पैसा मिला होता तो क्या होता। तो मैं फिर कह रहा हूं कि अभी भी मौका है, अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस हो या बीएसपी हो, इनको अगर चुनाव जीतना है तो उन लोगों को उम्मीदवार बनाना पड़ेगा
चाहे वो लक्ष्मण यादव हो, चाहे डॉक्टर रितु हो जो पंजाब से दलित समाज से आती हैं, लक्ष्मण यादव हो जो ओबीसी समाज से आते हैं, चाहे सतपाल तंवर हो हरियाणा से जो रोज अरेस्टिंग होती है, चाहे उपकार बाबरा हो, चाहे प्रोफेसर रतन लाल हो जिनको गिरफ्तार किया गया, ऐसे तमाम, चाहे वो लोकेंद्र गुर्जर हो जिन्होंने SC ST OBC को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 10 लाख का जुर्माना तक झेलने के लिए तैयार थे। हम जैसे लोगों जो पिछले 10 साल से बिना संसाधन सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, ऐसे तमाम सोशल क्रूसेडर को ढूंढना पड़ेगा जिसको इस देश के 20 से 25 करोड़ SC ST OBC के लोग पसंद करते हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग पसंद करते हैं। और ये चीज जब तक नहीं होगा, लेकिन ये कैसे होगा? तेजस्वी यादव को अपना इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स है, अखिलेश जी को अपना इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स है, वो ममता बनर्जी की पार्टी के लिए छोड़ेंगे लेकिन चंद्रशेखर आजाद के लिए नहीं छोड़ेंगे। नगीना सीट पर दोनों लोग इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो जिनको अखिलेश यादव ने टिकट दिया है मनोज जी, वो भी इंपॉर्टेंट है, और चंद्रशेखर आजाद भी संसद जाने चाहिए। तो ये लोग सिर्फ राजनीति में पैसा देखकर, नफा नुकसान देकर, पॉलिटिकल क्रूसेडर, बीजेपी इसी तरह की राजनीति कर रही है। सोचिए बिहार में बीजेपी ने 2 OBC को राज्यसभा भेजा, तेजस्वी यादव से लोग नाराज हैं क्योंकि उन्होंने हरियाणा के लोगों को भेजा है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में इसलिए चुनाव हारी कि उसने बाहरी लोगों को राज्यसभा भेजा था, चाहे रंजीता रंजन हो, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो। झारखंडी लोग, छत्तीसगढ़िया लोगों को नहीं भेजा, उसका खामियाजा उठाना पड़ा। अभी भी राहुल गांधी के पास मौका है उन तमाम दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक जो पिछले 10 साल से जो लोग सड़कों पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, वो पत्रकार हो सकते हैं। हाँ, एक फर्क है, अगर वो सवर्ण समाज के लोगों को, ऐसे लोगों को टिकट देते हैं तो उनसे उस समाज का वोट नहीं आएगा, क्योंकि सवर्ण समाज का इंटैक्ट वोट जो है वो बीजेपी को जा रहा है। सवर्ण समाज का इंटैक्ट वोट जो है वो बीजेपी को जा रहा है। ऐसे में जो दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, हर राज्य में ऐसे 2-4 युवा हैं, 1-2 युवा हैं जो जेल जा रहे हैं, जिनको सबसे ज्यादा, जैसे अभी 6800 शिक्षक को लेकर अमरेंद्र बाहुबली, आपको मंडल आर्मी का अनिरुद्ध यादव, ऐसे लोग बिहार में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशली बहुत एक्टिव हैं। रतन लाल जी हैं जिन्होंने अपनी नौकरी का खतरा उठाया है, लक्ष्मण यादव की नौकरी गई, डॉक्टर रितु को नौकरी से निकाला गया। ऐसे पॉलिटिकल सोशल क्रूसेडर को आपको चुनाव लड़ाना होगा, तभी नरेंद्र मोदी से जीत सकते हैं, तभी नरेंद्र मोदी की राजनीति की काट कर सकते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो राजनीति कर रहे हैं उसमें कॉकटेल है, उसमें धर्म का कॉकटेल है, उसमें जाति का कॉकटेल है, उसमें सोशल जस्टिस का भी कॉकटेल है। सोचिए मान्यवर कांसीराम साहब वाला फॉर्मूला है, उसमें OBC समाज से अनुप्रिया है, निषाद हैं, OP राजभर हैं, चिराग पासवान हैं, उसमें मांझी हैं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा है। तो सारा जो जहां फॉर्मूला सेट होता है वो फॉर्मूला बीजेपी अपनाती है और इसलिए वो चुनाव जीत रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं बीजेपी चुनाव जीत रही है तो इसकी वजह है कि जो विपक्षी दल के नेता हैं वो बिल्कुल डेड हैं, पॉलिटिकली डेड हैं और सोशली डेड हैं। एक भी विपक्षी दल का नेता सड़कों पर नहीं निकलता है। सोचिए बीजेपी के सांसद सड़क पर है। जब बंगाल का मामला हुआ, बंगाल में बीजेपी को लड़ना है, हिंदू मुस्लिम भी कर रहे हैं, और संदेश खाली के मुद्दे पर बीजेपी का अध्यक्ष, बंगाल का अध्यक्ष लाठी खा रहा था। अभी बेंगलौर में चूंकि कांग्रेस की सरकार है तो सूर्या जो सांसद है वो हिरासत में लिया गया है। तो खुलकर बीजेपी राजनीति करते हैं। मुझे लगता है बीजेपी के मुकाबले विपक्षी दल के जो नेता हैं वो या तो बहुत आराम तलब हैं, या बहुत डरपोक हैं, या सचमुच भ्रष्ट हैं, जो निकल ही नहीं रहे हैं सड़कों पर। तो बीजेपी ने राजनीति को बहुत चैलेंजिंग कर दिया है। और मैं फिर कह रहा हूं बीजेपी ने राजनीति को बहुत बदला है। और जिस तरह से सोचिए कांग्रेस क्या करती थी, कांग्रेस को राज्यसभा भेजना है तो रेखा, सचिन तेंदुलकर, बीजेपी को भेजना है तो मैरी कॉम, PT उषा, बीजेपी को भेजना है तो दलित, पहले दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासियों को कोई राज्यसभा नहीं भेजता था कांग्रेस के जमाने में। सपा, बसपा, बसपा का तो नहीं कहूंगा, बसपा तो सोशल जस्टिस को लेकर तमाम कैडर को भेजती है। RJD और समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी के सांसद तो आज भी अमिताभ बच्चन की पत्नी होती हैं। तो सोचिए राजनीति बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने बदल दी है लगातार। जहां सोचिए
हरियाणा में बीजेपी ओबीसी पर फोकस कर रही है, एक 7 को सीएम हटाकर ओबीसी, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में आदिवासी, बीजेपी। तो वो भले आरएसएस के लोग हैं, लेकिन राजनीति को नरेंद्र मोदी ने चैलेंजिंग किया है और विपक्षी दलों को सड़कों पर भी निकलना होगा और मीडिया के मुद्दे पर भी बोलना पड़ेगा। हाँ, टीवी अखबार उनके साथ नहीं है, लेकिन उसके बदले में सोशल मीडिया तो मिल गया, सोशल मीडिया पर बोलिए। तो नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति को टफ बनाया है, मेहनत कर रहे हैं वो, रोज रैली, धरना, प्रदर्शन विपक्ष को भी करना पड़ेगा। और जो सिंबॉलिक राजनीति है, धर्म की राजनीति पर बीजेपी से आप नहीं हरा सकते हैं। जितना सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, तमाम जो विपक्षी दल हैं, अगर उनको लगता है कि वो धर्म के, अमर सिंह, ठीक सही, अवधेश कुमार राजभर ने अमर सिंह इनके को भेजते थे। तो सोचिए आज के डेट में बीजेपी में जितने सवर्ण नेता जा रहे हैं उससे विपक्षियों को फायदा है, क्योंकि सवर्ण समाज का वोट ऑलरेडी है। दलित, पिछड़े, आदिवासी नेता अगर बीजेपी में जा रहे हैं तो वो विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए तमाम लोगों को, विपक्षी दलों को अगर चुनाव जीतना है तो तमाम पॉलिटिकल क्रूसेडर, सोचिए गुजरात में एक आदिवासी युवक को पकड़कर आम आदमी पार्टी ने अपना पार्टी खड़ा कर लिया, वो विधायक भी बने और अभी उनको टिकट भी दिया है, चैतरवा बसावा को। तो इस तरह से चेंज, लेकिन अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, इनके अपना इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स इतना है, मुझे नहीं पता इन लोग की राजनीति कैसे है, राजनीति कैसे करते हैं, क्या राय विचार होता है। लेकिन बीजेपी को हराना है तो आपको फूले, पेरियार, अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू की राजनीति करनी पड़ेगी। और वो तमाम लोग जो पिछले 10 सालों से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, उनको आपको कैंडिडेट बनाना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में बहुजन समाज को ये मैसेज मिले कि आंदोलन बेकार नहीं जाता है, संघर्ष बेकार नहीं जाता है। अगर आप सिर्फ अमीर लोगों को टिकट देंगे, सड़क और सेटिंग गेटिंग से टिकट देंगे, जी हुजूरी वाले को टिकट देंगे, सोशल क्रूसेडर को टिकट नहीं देंगे, तब आप बीजेपी से नहीं जीत सकते। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।